अपनी 1000 वर्ष से भी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को समेटे चंबा समूचे विश्व में अपनी कला एवं संस्कृति के लिए जगत विख्यात है। यहाँ की काष्ठ, पाषाण और धातु कला की मनोहरी नक्काशी, लोक गायन, लोक नाट्य, लोक संगीत व पहाड़ी चित्रकला की उत्कृष्टता न केवल प्राचीन इतिहास को ही समेटे हुए है, अपितु आधुनिक युग में भी लाखों लाख पर्यटकों को चंबा आगमन के लिए मौन निमंत्रण देते हुए प्रतीत होती है। साहब, इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि पहाड़ी चित्रकला से परिपूर्ण चंबा जिला अतुलनीय, अकल्पनीय विशेषताओं से भरा पड़ा है। पहाड़ी चित्रकला के लिए यहाँ के विख्यात वरिष्ठ सिद्ध हस्त चित्रकार डॉक्टर विजय शर्मा जी ने पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करके न केवल इस कला की श्रेष्ठता को ही सिद्ध कर दिखाया है, अपितु विश्व पटल पर इसे नई पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इस दिशा में वर्तमान में सैकड़ों कलाकार पहाड़ी चित्रकला के संवर्धन व प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन चंबा की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को प्रचारित करने के लिए नित्य नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अत्यंत शिद्दत से कार्य करता आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि चंबा की मौलिक लोक कला एवं संस्कृति का स्वरूप अत्यंत विराट एवं वैभवशाली है। इस प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की सुदृढ़ परंपराओं को सहेजने, इसके प्रचार प्रसार, इसे सजाने संवारने के लिए जुटी अनेकों प्रतिभाओं की लंबी फहरिस्त में कई ऐसे नाम हैं जो केवल अपनी कला साधना से ही सरोकार रखकर अपनी आत्मा को इन्हीं परंपराओं को टटोलने में मशगूल हैं। इन्हीं नामों में एक उल्लेखनीय नाम है परीक्षित शर्मा। आज के इस पॉडकास्ट में हम पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला यानी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साहब, ये वे चित्रकार हैं जिनकी तुलिका से संपर्शित रंग कैनवस पर किसी भी दृश्य को जीवंत कर देते हैं। ये कलाकार हैं जो सैकड़ों वर्षों की प्राचीन भारतीय परंपरा को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर चुके हैं और भविष्य में चित्रकला से संबंधित इनकी क्या प्लानिंग है, इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। परीक्षित शर्मा जी, आपका हमारे हमराह पॉडकास्ट शो में स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया जी। सर, हमारा इस पॉडकास्ट को बनाने का मेन मकसद ये है कि हम जागरूकता लाना चाहते हैं चंबा के यूथ में, उसके कल्चर और हेरिटेज के बारे में। जैसे कि मिनिएचर आर्ट जो है वो चंबा की हेरिटेज का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि हमने कुछ समय पहले हमने धातु शिल्प कला के ऊपर पॉडकास्ट किया था मिस्टर अंकित वर्मा के साथ में, तो इसी परिवेश में हम लोग आगे बढ़कर आपके साथ भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियां, उसकी हिस्ट्री और उसका फ्यूचर और उसका प्रेजेंट वो कैसा चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताएं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर, ये जो मिनिएचर पेंटिंग है जो आप कितने समय से आप कर रहे हैं, आपको कितना वक्त लगा सर इसमें परफेक्ट होने के लिए, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें महारत हासिल करने के लिए? जी, मैंने लगभग 2001 में अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। गुरुजी में श्री विजय शर्मा जी मेरे गुरुजी हैं। जी जी। मैं उनके घर पर जाने लगा क्योंकि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं होने के कारण, क्योंकि मैं ऐसे ही हाथ का काम पहले भी करता था, थोड़ा बहुत पेंटिंग का, और ऐसे ही थोड़ा बहुत मतलब स्कल्पचर का काम करता था जी। तो मेरे कज़न ने मुझे मेरे गुरुजी से मिलाया, और जब मैं उनके पास जाने लगा तो उन्होंने मेरे पास ब्रश पकड़ा दी मेरे हाथ में कि भाई इसको चला जी। तो उस ब्रश से जब मैं काम करने लगा, वो मेरे को काली स्याही और सिर्फ ब्रश दिए जी, और वो उस ब्रश से काली स्याही से ही मैं लाइन ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करने लगा। तो ये ब्रश इतनी मतलब मुझे एक तरह से इसको मिराकल ब्रश बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायरल हेयर ब्रश है। ये ऐसे मुड़ी हुई होती है आगे से जी। उसके बिल्कुल बाल से भी बारीक लाइन इससे खींच सकते हैं जी। तो उस ब्रश को चलाते जाते मुझे ये समय का जो अंतराल था इसका कोई पता नहीं लगने लगा कि मैं कितनी देर का बैठा हूँ। 4 घंटे 6 घंटे में काली स्याही से ही लाइनें मारता रहा, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज गुरु दे जाते थे मुझे कि भाई सीधी लाइनें लगानी है
जी थोड़ी टेढ़ी लाइन लगानी है, सर्कल लगाने हैं, तो उसी में ही वो सवेरे से शाम कैसे हो जाती थी मुझे पता नहीं लगा। और लगभग 3 साल तक मैंने वो काली स्याही के साथ ही काम किया है। जी फिर आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने मुझे वो रंगों के बारे में ज्ञान देना शुरू किया, जी और रंग कैसे बनाए जाते हैं, पेपर कैसा होना चाहिए, पेपर को कैसे स्मूथ करना है, और इसकी जो टेक्निक है डिफरेंट डिफरेंट, वो गुरुजी ने बताना शुरू की। और अपनी पेंटिंग पर उन्होंने बेल बूटों पर काम करवाया। शुरू में तो मुझे जैसे बैकग्राउंड के ग्राउंड पर वो हल्की हल्की परताज लगाने का काम, जो कि सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी लाइनें, हजारों लाइनें होती हैं छोटी छोटी। जी मिनिएचर पेंटिंग में बहुत मान्यूट काम होता है, तो वैसे वैसे उनकी पेंटिंग पर काम करते करते मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मैं पेंटिंग बनाना सीख गया। और लगभग 6 साल के बाद मेरी जैसे अच्छा हाथ बनना शुरू हुआ। जी 3 साल तक तो काली स्याही से काम किया बिल्कुल, फिर उसके बाद पेंटिंगों के रंग के साथ बेल बूटे बनाते हुए अभी फिगरों का काम जो था वो ड्रेसेस तक ही सीमित था। वो हाथ पाँव उंगलियां और जो कठिन काम जिसको बोला जाता है कि फेस बनाने का काम, फिर उंगलियों का रिदम और हाथ पाँव का लचक और एक्सप्रेशन, खासकर जो कि मिनिएचर पेंटिंग के लिए जरूरी है। जरूरी है। जी खासकर चंबा और कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर जो है, इसमें एक्सप्रेशन की दिए हुए हैं, और वो एक्सप्रेशन वर्ल्ड फेमस है। कांगड़ा पेंटिंग जो जानी जाती है वो अपने एक्सप्रेशन और अपने माइन्यूट वर्क के लिए जानी जाती है। जी सर यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। जैसे आपने बोला कि कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो कांगड़ा के अलावा और कितने स्कूल हैं सर मिनिएचर पेंटिंग के? जी पहाड़ी में हम बसोली से लेकर गढ़वाल तक, ये जितना भी पहाड़ी रीजन है जी उसको अगर हम गिने तो बसोली को मदर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग बोला जाता है, क्योंकि मिड 50 से लेकर और 16-17 सेंचुरी तक यहाँ पर काम हुआ है। तो ये भारत का अपना स्टाइल था, जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी ब्रश थोड़ी सी हार्ड थी, क्योंकि उसकी लाइनों को देख के ऐसा लगता है कि वो इतना फाइन काम नहीं है, पर ये एक तरह का एक फोक स्टाइल था। और इसमें जैसे जो काम जो था एक तरह से वो रियलिस्टिक नहीं था। आप इसको मान सकते हो कि वो अगर टाइमिंग का सिस्टम देते हैं, अगर शाम का टाइम है तो वो ऑरेंज कर देते हैं बैकग्राउंड को, जी जी अगर दिन का टाइम है तो वो येलो रखते हैं थोड़ा सा। जी इसी तरह से अलग अलग सीन को सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड से दिखाया जाता था, और आगे बिल्डिंग का वर्क उनका एक अपना स्टाइल था, और ड्रेसेस और वो फिगरों का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है पूरी दुनिया से। जी ऐसा काम सिर्फ बसोली में हुआ है। जी तो आहिस्ता आहिस्ता इसके 100 साल बाद, जब 17वीं-18वीं शताब्दी में जब वो स्क्वायरल हेयर की ब्रश इंट्रोड्यूस हुई, तो आर्टिस्टों ने उस ब्रश से और बारीक काम करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता कांगड़ा और गुलेर और चंबा में जी बहुत फाइन काम हुआ है, जिसमें लोगों ने वो अपने आसपास के इलाकों को और लिस्टिक को फॉलो करना शुरू किया। उनकी वो जो ड्रेस सेंस थी वो भी बिल्कुल लिस्टिक होने लगी, और जी जो बॉडी और जो फीमेल और मेल के जो प्रोपोर्शनेट है वो भी सुधर गया। जी सर। तो ये काम कांगड़ा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड फेमस है अभी। ओके वो अपने माइन्यूट काम के लिए और अपने वो सब्जेक्ट के लिए और एक्सप्रेशन स्पेशली जी कांगड़ा पेंटिंग में जो एक्सप्रेशन दिखते हैं वो अन्य स्कूलों में नहीं दिखते। जैसे हम राजस्थान के स्कूल लें, कुछ एक फोक स्टाइल, जैसे जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा जो स्कूल है, किशनगढ़ स्टाइल जी पेंटिंग, जी तो उनमें ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दिखते जो कि कांगड़ा पेंटिंग में। इसलिए कांगड़ा पेंटिंग को वर्ल्ड में काफी मान्यता है इसकी। कांगड़ा में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांगड़ा आज का मॉडर्न, जी वो कांगड़ा में, चंबा में जो काम हुआ है वो भी उतना ही फाइन काम हुआ है, और जो मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसमें भी वो काम, और आसपास के गुलेर स्कूल और नूरपुर स्कूल, वहाँ पर भी स्कूल का ऐसा है कि जो रियासतें थी ये उन्हीं से लिंक था। जिस रियासत में जो राजा था उसके पास जो आर्टिस्ट काम कर रहा था उसका एक अपना स्टाइल था बनाने का, और आज के स्कॉलरों के लिए और हमारे लिए स्टडी के लिए वो एक तरह से मिनिएचर पेंटिंग के डिफरेंट स्कूल है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि जो कांगड़ा की जो शैली वाली जो पेंटिंग होती है उसमें एक्सप्रेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो क्या यही एक चीज़ है जो बाकी मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर डिफरेंस लाती है,
या फिर इसके अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी हैं? क्योंकि देखो अब जैसे एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आप तो पेंटिंग बनाते हैं, आप तो देखने से बता दोगे कि कौन सी शैली की पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान देखता है तो वो कैसे डिफरेंशिएट करे उसके अंदर? एक तो आपने बता दिया कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ होती है सर? जी, कांगड़ा पेंटिंग, जब हम कांगड़ा या गुलेर पेंटिंग को देखते हैं, जो जी पंडित सेठ फैमिली के जो जो आगे के वंशज थे, जी जी जो कि फेमस आर्टिस्ट थे, नैनसुख, मानक, निक्का, रांझा, ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने अपने काम को ऐसा सुधारा है कि जैसा हमें और पेंटिंगों में नहीं दिखता। और इन्होंने मैंने इन्होंने वो रियलिस्टिक को फॉलो करना तो शुरू किया, साथ में जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो अपने आप में अनोखे हैं, जो कि बाकी स्कूलों में नहीं दिखते हमको। जी बाकी में फोक स्टाइल का लगता है काम, जी इसमें ऐसा लगता है कि भाई ये कैमरे से खींचा हुआ फोटो भी हो सकता है। जी और वो उन्होंने काफ़ी वो मतलब एक तरह से मिनिएचर पेंटिंग को बहुत अच्छा से उन्होंने हैंडल किया है। बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जी। अब सर जैसे जब से ये पेंटिंग की शुरुआत हुई है सर, उस वक्त कागज नहीं हुआ करते थे, तो ये जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उस वक्त वो कैसे, मतलब उनको वो कैनवस जो होता था वो क्या होता था सर? अगर हम मिनिएचर पेंटिंग को देखें जी तो हमें भारत में ऐसे कुछ एक स्कूल मिलते हैं, जैसे अब ब्रज स्टाइल जो सबसे पुराना स्टाइल है जैन स्टाइल का, और मंडी और बसोली स्कूल को देखी जाए तो यहाँ पर तो पेपर पर होता था, पर कुछ एक वो मिनिएचर पेंटिंग के स्कूल है जो कि ताड़ पत्थर पर अपनी पूरी की पूरी सीरीज बनाते थे। जी ये साउथ में ऐसा काम हुआ है, और जी वो ताड़ पत्थर पर, चमड़े पर जी पेंटिंगें बनती थी। और उस वक्त इतने जैसे रंग तो थे, जी रंगों के बारे में लोगों को नॉलेज थी, जी और आहिस्ता आहिस्ता ये 16वीं शताब्दी में जब वो मुगलों की ब्रश इंट्रोड्यूस हुई तो जी वो काम फाइन होने लगा, और रंग जो थे वो शुरू के ही वही पिगमेंट थे, पिगमेंट कलर और वेजिटेबल पिगमेंट कलर और वेजिटेबल कलर, मतलब नेचुरल वनस्पतियों को वो ट्रीट करके जो है वो कलर्स बनाते थे। बनाते थे। सर आपने कभी ऐसे कलर्स बनाकर काम हाँ किया? जी, हाँ जी, मैंने वो मेरे गुरुजी श्री विजय शर्मा जी के साथ मैंने जी रहकर इन सभी कलर के बारे, एक एक कलर क्या है बोलने का मेरा मतलब है कि हर एक कलर का बनाने का प्रोसेस अलग है, पीसना तो उसको है पर उसमें कुछ फार्मूला एडिट होते हैं अलग अलग। जी तो वो सारे एक तरह से सीक्रेट है सब लोगों के लिए, हर अच्छा सीक्रेट होता है। लोगों के लिए एक तरह से सीक्रेट है, क्योंकि लोगों को एक रॉ मटेरियल का पत्थर मिल जाता है, तो उससे आपने लेड कैसे निकालना है, पारा को निकालना है और रंग को इस्तेमाल करना है, तो इसके एक हिडन सीक्रेट है। वो अब मैंने गुरुजी के साथ तो सीखे। जी तो काफी काम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सभी रंगों के बारे में गुरुजी ने बताया कि जी ये रंग ऐसे बनता है, ये रंग ऐसे बनता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम एक लाख का कलर लेते हैं। लाख क्या है? लाख है एक पेड़ में एक इंसेक्ट रहता है। जी इंसेक्ट अपनी एक पोटी जो है वो एक लाख दाना में करता है, गुलाबी जी। जैसे कलर की। जी तो वो कई सालों से वो वहीं पर से लाख दाना रहता है। अब उस लाख दाने को पता है उससे एक सुंदर क्रिम्सन कलर का रंग निकलता है, पर वो कलर ऐसे नहीं निकलेगा। अब उसको लेंगे लाख को, वो उसको पकाया जाता है। अब क्या किया कि गुरुजी को कैसे पता लगा? गुरुजी ने बहुत बड़े आर्टिस्टों से सीखा है। जी वो उनके गुरुजी थे बन्नू जी, जी शारदा प्रसाद जी, चंदूलाल रैना जी। तो अलग अलग गुरुओं के से सीखने के कारण उनको एक ही जगह, मुझे तो मिल गया एक ही जगह जाके। तो उन्होंने भी सभी से सीखा है, और सभी चीज़ों का मिश्रण जो था वो श्री विजय शर्मा जी के पास है, और विजय शर्मा जी से मुझको मिला। क्या बात है सर, मतलब वहाँ से आपने सीखा, और ये सीक्रेट चीज है। ये क्योंकि एक तरह सीक्रेट है। अगर कोई सीखना है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जी मैं नहीं सिखाऊंगा या मैं नहीं जी। बताऊंगा। चलो अब आपने इसको सीक्रेट बोला है तो हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है, जबकि हमारा अगला सवाल यही होने वाला था कि सर वो प्रोसेस क्या होती है। तो ऐसे मोटे मोटे तौर पे बता दिए, मतलब केमिकल यूज करके करते हैं इसको? नहीं, अब ऐसा है कि जैसे कई कलर हैं, जी उसमें कईयों में दूध मिलाया जाता है। अब किस जानवर का दूध मिलाना है वो सीक्रेट है। जी अब कईयों में वो हम नींबू को डाल देते हैं, अच्छा, खट्टा भी डालना पड़ता खट्टा है, भी डालना उससे पड़ता है। रिएक्ट करता है। अब ओके। कईयों में हमको सुहागा डालना पड़ता है, अच्छा कई रंगों में, तब जी। वो जाके रंग आएगा।
ओके। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही है। अच्छा, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग है। क्या बात है सर। सर तो आपको ये पूरे आर्ट को अच्छे तरीके से सीखने में सर कितना समय लग गया? अच्छे तरीके का बोलने का है कि 3 साल तो लगभग मैंने काली स्याही से काम किया। जी। उसके बाद गुरुजी के साथ मैंने 17 साल दिया अपने, यानी कि 14 साल मैंने पेंटिंग गुरुजी के साथ रहकर बनाई, उनके सानिध्य में रहकर। जी। मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियाँ, उसका रिदम जी। और पेंटिंग को एक एक अच्छे तरीके से जैसे बनाने का, जी। वो सारा जो क्रेडिट है वो मेरे गुरुजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार टोका है कि भाई ये चीज़ गलत है यार, हाथ कैसे बनाए हैं तूने, यार ये फेस ऐसे नहीं होना था, ये जी। एक्सप्रेशन थोड़े गायब है। तो जी। बार बार उसको फिर मिटा के दोबारा से रंग भर के, तो उसको करेक्शन करते करते एक तरह से मेरा हाथ जो है था जी। वो बनता गया। जी। अब जैसे आपने बोला कि आपके गुरुजी जब भी आप कुछ गलत करते थे तो आपको टोक देते थे कि ऐसा नहीं करना है, या ऐसे बनाया, ये गलत बनाया है। तो एक छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, जब एक पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि मिनिएचर पेंटिंग बनाना मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। जी। सबसे मुश्किल सर कौन सा पार्ट होता है? जी, सबसे मुश्किल इसका यही है कि वो फेस और एक्सप्रेशन का देना, जी। और जो हाथ पाँव उंगलियां, मिनिएचर पेंटिंग में ऐसा है कि हमारा वो जो फेस होता है वो एक अंगूठे के नाखून जितना फेस होता है। जी। आपको इसके बीच में आपको आंखें भी बनानी है, नाक भी बनाना है, होंठ भी बनाना है, एक्सप्रेशन भी देने हैं, शेडिंग वगैरह का सारा काम होगा। और अंगूठे के नाखून के बराबर अगर एक फेस रहता है तो आप सोच लीजिए उसके हाथ कितने होंगे, वो तो बहुत छोटा। बहुत छोटा होता है। जी सर। अब उसमें वो 5-5 उंगलियां बनानी और उसको पूरा रिदम में रखना, तो वो एक टफ जॉब है जिसको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है तो वो हाथ पाँव में कमी छोड़ जाते हैं। अगर वो सुंदर नहीं हुए तो फिर पेंटिंग बनाने का उतना वो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आता है। जी उसमें सर। इतना आनंद नहीं जी। आएगा। जी। तो जैसे आप बता रहे हो कि बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, जब आप उसे बनाते हो तो लेंस वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ता है क्या नहीं, आपको? अभी तक ऊपर वाले की तरह से आंखें ठीक है मेरी, तो अच्छा, तो बिना लेंस के बनाते बिना हो? लेंस के क्या बात है सर। अभी तक आंखें 6x6, क्योंकि वो मैं बिल्कुल देख सकता हूँ और जी। वो सारा काम नंगी आंखों से करता हूँ। तो सर जैसे कि चंबा में जैसे वो सर्किट हाउस वाली जो वॉल है उसके ऊपर आपने वो वॉल पेंटिंग्स बनाई हाँ है, जी, और उसके अलावा जैसे कोरोना काल के अंदर भी आपने कई पेंटिंग्स जी, बनाई थी, जी, और डलहौजी में भी आपकी कई पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इवन एक बार हम जुमार जा रहे थे तो लुड्डू में जो वो बस स्टॉप बना हुआ है उसके ऊपर भी जो पेंटिंग्स वो बनी है शायद वो आपने ही बनाई है। जी, जी। तो सर टोटल कितनी पेंटिंग्स हैं सर आपने जो बनाई है अभी तक? मेरी लगभग चंबा में यही मिला के 100-150 चित्र हैं। जी। पर इसमें ऐसा है कि ये इस काम एक्चुअली में मिनिएचर पेंटिंग का काम तो मैं करता है घर में, जी। ये गुरुजी के घर पे बैठ के करता था। जी। तो मैं 17 साल लगभग गुरुजी के दिए हमने, जी। और इसके बाद मैंने वो 2017 में मैंने सोचा कि मैं खुद का काम करूं अपना। खुद का काम। तो जब घर आया तो पेंटिंग तो मैं बना रहा था, पर वो जी। पेंटिंग सेल किसको करूं और किसको दूं ये जी। मुझे नहीं था इतना कुछ। जी। तो क्या हुआ कि जो अपनी अर्निंग चलाने के लिए मुझे वो बॉल पेंटिंग वगैरह करनी पड़ी, जी। और 17, 18 और 19 में तो कोरोना आ गया, और कोरोना के वक्त वो लोगों को जागरूकता करने के लिए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का ये फर्स्ट वो था कि लोकल आर्टिस्ट ही काम करें, जी। क्योंकि उन्होंने लोकल आर्टिस्टों को प्रेफरेंस देनी थी। तो वो जागरूकता की पेंटिंगें बनाते बनाते चंबा में थोड़ी सी पेंटिंग बनाई किसी डिपार्टमेंट के थ्रू। जी। तो वो पेंटिंग फेमस हुई, थोड़ी सी देखी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने देखी, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कल्चर की फ़ोटो बनाओ, तो फिर किसी और डिपार्टमेंट ने काम दे दिया। इसी तरह से ये चलता चलता ड्रोजी में पहुंच गया। ड्रोजी में साफ़ सफाई का हिलदारी एक संस्था है वो जो काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हमें कुछ ऐसे ही अपने पहाड़ी स्टाइल के वेशभूषा में हमें एक कोई अपने स्टाइल में आप कोरोना से संबंधित या साफ सफाई से संबंधित पेंटिंगें बना के दिखाएं। तो मैंने उनको फिर वो रफ स्केच बना के दिखाए, और फिर बाद में वो दीवारों पर बने हुए हैं और लोग उसको देखते हैं। जी तो वो खराब मौसम होने के बावजूद भी मैं खुश हूँ कि मेरी पेंटिंगें अभी तक वहाँ पर 5-7 साल से जिंदा है। जी सर, हमने भी देखी है सर, और हम भी मतलब जैसे जब वो पेंटिंग्स नई नई बनी थी, जैसे हम चंबा की बात करें तो हमने देखी, तो
तो जैसे फर्स्ट जो थॉट आता है दिमाग के अंदर वो यही आता है कि यार ये किसने बनाई होगी, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग आपने करी है। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि जो वॉल पेंटिंग है और जो मिनिएचर पेंटिंग है, इनमें से डिफिकल्ट कौन सी वाली लगती है आपको? डिफिकल्ट मिनिएचर। मिनिएचर लगती है। मिनिएचर पेंटिंग को हम चाहकर भी जल्दी नहीं बना सकते, जी हमें वो उतना ही टाइम देना पड़ता है। यानी कि जिस लाइन को जितना आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, जी, इसमें हम जितना, जैसे सांस रोक के काम करने वाला काम है ये मिनिएचर सांस पेंटिंग। रोक के। हाँ जी, जैसे मतलब हम अगर ब्रश या आइज वगैरह बनाते हैं तो उस वक्त तो हम बिल्कुल जीरो हो गए होते हैं, कोई सांस लेंगे तो हिल जाएगी ब्रश, तो बिल्कुल जैसे रोक के काम, या आंखों को के टाइम अब बाजू की लाइन लगानी है तो थोड़ा सा जी जल्दी कर देते हैं। जी पर दीवारों पर ऐसा नहीं, दीवारों पर ईजी है। पर ये ईजी कैसे हुआ है? अब मिनिएचर पेंटिंग में जो सबसे ज़्यादा जरूरी था लाइन ड्राइंग, वही लाइन ड्राइंग जिसको गुरुजी ने बोला था कि भाई यार यही काम कर तू, लाइन ड्राइंग रंग वगैरह ईजी हैं। मैं सोचता था मेरे काली स्याही से क्या होगा, पर ये अब जाके पता लग रहा है कि अब बड़ी दीवार आ गई, अब क्या बनाना है, कऊ हर्ट बनाना है, एक ग्वाला बनाना है, तो 50 कौए भी खड़ी करनी हो तो मेरे को 10 मिनट ही लगते हैं। 50 कऊ, 4 कऊ आगे खड़ी करके थोड़ी थोड़ी पीछे 10 मिनट लगते मतलब हैं। गाय, मतलब एक तरह से हार्ड बन जाता है पूरा। तो वो लाइन ड्राइंग की वजह से अब दीवारों पर जब लाइन ड्राइंग होगी तो रंग बनना तो फिर ईजी है, रंग के साथ तो शेड करनी है और ख़त्म काम। अब दीवारों पर कलर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हम एक्रेलिक एनामल से काम कर लेते हैं, कुछ एक बहुत सारे कलर अब मार्केट में हैं, एपेक्स वगैरह, और उसमें जी। स्टेनर वगैरह, उसको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे आपने बोला कि वॉल पेंटिंग के अंदर तो सर आप 10 मिनट में आप मतलब बना देते हैं, कर देते हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि सर एक मिनिएचर पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? ये ऐसा है कि जैसे हम मिनिएचर पेंटिंग में सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे फिगरली वर्क होता है। जी अगर मेरे को वो 2 फिगरें हैं तो उसके ड्रेस वगैरह निकालते, बैकग्राउंड करते, कोई पेड़ पौधा भी होगा, साथ में कोई एनिमल भी होगा, तो 4 से 5 दिन तो 2 फिगरों वाले काम में लग जाते हैं आराम से। पर जी। वही जैसे मान लिया होली का सीन है जी और मेरे को एक तरफ ग्वाले हैं 15-20 और दूसरी तरफ वो राधा और उसकी सखियां हैं, जी तो वो 20-25 इस तरफ हो गए, 15-20 इस तरफ हो गए, तो 40 हो गए, तो वो कम से कम मेरे को 15 से 20 दिन तो उसको देने ही पड़ेंगे। 15 से 20 दिन उसमें लगते 15-20 हैं। दिन एक छोटी मिनिएचर पेंटिंग में, जो कि 12 इंच बाय 10 इंच की होगी, तो उसमें लगेगा इतना टाइम। जी सर एक और सवाल है मेरा, पेंटिंग से रिलेटेड ही है। जी जैसे जब आप एक मिनिएचर पेंटिंग बनाने लगते हो तो मतलब क्या स्टेप्स होते हैं एक मिनिएचर पेंटिंग को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करने में, मतलब कैसे कैसे काम किया जाता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ पे होता है? जी, ये एक बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। जी एक्चुअल में मैं इसको ले जा रहा हूँ अभी वेस्टर्न पेंटिंग पर। जी वेस्टर्न पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग। जी इंडियन पेंटिंग मशहूर है, इसलिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। जी इंडियन स्टाइल ऑफ मिनिएचर का जो मिनिएचर स्टाइल था ना इसमें, यहाँ जी इंडिया जी में, जी 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 वहाँ पर कोई ऑयल कलर वगैरह तो नहीं था। हम्म, तो ये थी लाइन प्रधान कला, यानी कि लाइन की इंपॉर्टेंस रहती है सबसे पहले जो खाका बनता है वही फाइनल खाका होता है, उस पर ही आहिस्ता आहिस्ता फीके फीके रंग भरे जाते हैं, उसको फाइनल किया जाता है एंड तक। वो लाइन बीच में मिसिंग नहीं करते, तब मिनिएचर पेंटिंग बनती है। अब ऑयल पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग में बिल्कुल लगता, उन्होंने वो लाइन का यूज नहीं किया, वो शेड और उससे चलते हैं। हम्म, अब लाइन का बोलने का मतलब ऐसा है कि एक तरह से आधार, जी आधार, मतलब आप पता है इससे ओरे परे नहीं जाएंगे आप, बस यही मिनिएचर पेंटिंग है। और वेस्टर्न मतलब पेंटिंग लाइन के साथ ही काम करना है आपको और लाइन। पूरे मतलब जैसे नेचुरल तरीके से उसको जी। लुक देनी है हाँ आपने। जी, जैसे कोई मान लिया कोई फिगर है, जी अब मैंने हाथ की लाइन खींचनी है, जी तो मेरे को सबसे पहले पेपर में मैंने हाथ बनाया छोटा, जी सिर्फ काली स्याही एक वाइट पेपर पर, जी उसके अंदर रंग भरा, जी वो लाइन छिप गई थोड़ी थोड़ी, जी फिर उस लाइन को हल्का सा मैं सिंदूरी के साथ निकालूंगा। अब सिंदूरी के साथ फिर शेड निकालूंगा और उसकी परताज मतलब छोटे छोटे स्ट्रोक लगेंगे उसके। फिर बाद में मेरे को चाहिए कि इसको हल्का सा ब्लैक मिक्स करके हाथ को बाहर निकालूं, तो तीसरी बार चौथी बार फिर एक ही लाइन के ऊपर 4-4 5-5 बार लाइन करनी पड़ती है, तब जाके मिनिएचर पेंटिंग ओके, बनती है। तब जाकर वो बनती यानी कि है। लाइन को आपने फॉलो करना है हर हालत में, आप छोड़ नहीं सकते नहीं छोड़ सकते मिनिएचर पेंटिंग को। हैं, बहुत ही और लाइन डिफिकल्ट। के ऊपर लाइन लगानी वो एक बिल्कुल सर, वो बिल्कुल तो है। बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट। और हमारी जो ब्रश है वो बाल से भी बारीक चलने की वो रखती है, जी यानी कि ओके। इतनी लाइन तो होती है बारीक बिल्कुल।
इतनी लाइन तो होती है। जी। क्या बात है सर। अच्छा सर, जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग आप करते हैं, जी। वॉल पेंटिंग के बारे में भी हमें पता चल गया सर। इसके अलावा और कौन कौन से फील्ड्स में आप काम करते हैं? जी, मिनिएचर पेंटिंग के लिए मैं गुरुजी के साथ, जब गुरुजी के साथ था तो हम आर्टिस्टिकल कैंप लगाने के लिए पूरे इंडिया लगभग मैंने घूम लिया है। तो जब जाते थे तो मुझे अट्रैक्ट करते थे स्कल्पचर, जी। जो स्टोन स्कल्पचर हैं या मेटल स्कल्पचर हैं, वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट हैं और वो पत्थरों पर लगते हैं। एक एक पत्थर बेकार जैसा है और उसको एक अच्छी सी शक्ल दे के उसका बन जाता है। जी। तो मुझे मिनिएचर पेंटिंग के अलावा ये था कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। तो क्या था कि यहाँ पर एक चंबा में एक और फेमस वर्क है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ओके। लॉस्ट वैक्स का वो जी। जो कि मेटल की मूर्तियाँ बनती है जब, ब्रॉन्ज की। जी। तो ये काम एक बार मैंने, यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल था, वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैंने 3 महीने लगाए वहाँ पर, और वो काम मुझे अट्रैक्ट करता था इसलिए क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग में तो हम वो शेड और उससे 3D दिखाते हैं ना। जी। तो इसमें वैक्स में तो फिर चारों तरफ काम करने का मजा है। अगर हम कोई मूर्ति बना रहे हैं तो उसमें सभी तरफ काम करना है, तो उसको वैसा का वैसा बनाना है। तो इसमें एक मजा था, ये मेरे को अट्रैक्ट करता था, मैंने ये काम भी सीखा। ये काम भी आपने सीखा है। जी। क्या बात है सर। सर, जैसे आप अभी अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे, विजय शर्मा जी, वो पद्मश्री हैं, उन्होंने जी। मिनिएचर पेंटिंग में पद्मश्री जो है वो हासिल किया है। जी। हमें ये पता है कि सर जो आपके गुरुजी हैं वो मिनिएचर पेंटिंग के अलावा वो और कलाओं में भी जो है वो महारत हासिल उन्होंने करी हुई है, जैसे कि क्लासिकल सिंगिंग हो हाँ गई, जी। जी। या फिर जैसे उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जी। और उसके अलावा जैसे वो क्रिटिक हैं, जी। आर्ट के क्रिटिक हैं। जी। तो सर, मिनिएचर पेंटिंग के अलावा क्या आपने इनमें से कोई कला उनसे सीखी है? एक्चुअली में शास्त्रीय संगीत जो गुरुजी ने लगभग 10 साल जयपुर में सीखा, जी। तो यहाँ पर मैं उनसे सीख सकता था, पर क्या था कि मुझे मिनिएचर में हम वो शास्त्रीय संगीत लगाते जरूर थे। मैं सवेरे से शाम तक शास्त्रीय संगीत सुना उस 12 साल। जी। संगीत में इंटरेस्ट था, पर सीखने का मुझे ऐसा है कि वो बहुत टफ है। बहुत टफ मिनिएचर है। पेंटिंग आसान है और रागों को सीखना मुश्किल है। मुश्किल है जी। तो एक तरह से इंटरेस्ट तो था, पर नहीं हुआ मुझसे। फिर बाकी पेंटिंग के बारे में नॉलेज और उसकी टेक्निक के बारे में स्पेशली मुझे ज़्यादा नॉलेज है। ज्यादा नॉलेज है सर से तो आपको मिली है जी। इसके बारे में लिखने और पढ़ने का इतना कुछ खास नहीं, पर गुरुजी तो आर्ट क्रिटिक भी हैं और आर्ट स्कॉलर भी हैं। तो जी। वो तो पेंटिंगों के बनाने के साथ उसके बारे में व्याख्यान और उसके टेक्निक और उसके सब कुछ जानते हैं वो तो। क्या बात है सर। प्राचीन काल के अंदर मिनिएचर पेंटिंग का जो स्टाइल होता था वो फोक स्टाइल होता था, जी। लेकिन जब मुगल आए तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए सर, जैसे कि कलर्स वगैरह यूज होने लग गए। तो और भी मतलब क्या क्या ऐसे चेंजेस जी। उन्होंने लाए इसमें? कलर वगैरह तो लगभग सेम ही थे, जी। पर क्या है कि एक ब्रश जो कि सबसे बारीक ब्रश गिनी जाती है गिनी दुनिया जाती की, है जी। वो स्क्वायर हेयर ब्रश जी। जो कि ऑलवेज ऐसी टेढ़ी होती है। जी, आपने पहले तो भी हाँ जी, बताया वो था लाइन जी। ड्राइंग के लिए वो एक परफेक्ट ब्रश है। परफेक्ट ब्रश। तो वो ब्रश इंट्रोड्यूस हुई तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने उस ब्रश से काम करना शुरू किया, तो उनके काम में और ज़्यादा निखार आया, वो काम और ज़्यादा बारीक। क्योंकि पहले फोक स्टाइल में हम वो लाइनें देखते हैं या उनका काम देखते हैं तो वो एकदम से थोड़ा सा रफ लाइनें होती हैं। तो जब से ये मुगलों की ब्रश इंट्रोड्यूस हुई और लगभग इंडियन स्टाइल से लगभग 100-150 साल बाद जी। ये काम काफ़ी फाइन हो गया, ये मिनिएचर पेंटिंग का काम, जी सर। जो कि हमको कांगड़ा पेंटिंग और चंबा पेंटिंगों के थ्रू दिखता है। ठीक है सर, ये हम समझ गए। जैसे मुगल जो है वो मेनली जो है वो दिल्ली के एरिया में जो है उनका अपना मतलब ठिकाना था, वो वहीं से शासन करते थे, जहाँ भी जितने भी भारत के जितने भी पार्ट में वो करते थे। तो दिल्ली से वो हिमाचल तक या किसी और जगह तक वो शैली सर कैसे पहुंची? नहीं, ऐसा था कि मुगलों का रहा है कि उन्होंने वो आसपास के इलाकों पर वो कब्जे करने थे। जी। तो वो जो किसी रियासत में जाते हैं तो किसी की राजा को हराते हैं, जी। तो वो उस राजपूत राजा के जो आर्टिस्ट वगैरह हैं उनको, क्योंकि वो इस्लाम में ये पेंटिंग वगैरह बनाना जी। ठीक नहीं माना जाता है। जी। जी। तो
इस वजह से वो आर्टिस्ट वगैरह को बनाने को सीधे या तो मौत मिलती थी या उनको फिर भागना पड़ा। वो पहाड़ों की तरफ एक सुरक्षित क्षेत्रों में आ गए जी आर्टिस्ट फैमिली, और जी। वो रिकॉर्ड दिखता है कि कौन कौन से कहाँ से आए और कहाँ कौन कौन सी रियासतों में बसे, वो सारा रिकॉर्ड है। बिल्कुल वहाँ के राजाओं ने उनको जमीनें दी जी और अपने पास बिठाया और वो उसे पेंटिंगें बनवाई हैं। जी। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपने दी है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। सर ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये किस सब्जेक्ट के ऊपर आधारित है? ये नेचर पेंटिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं। जी इसमें ऐसा है कि जो जैसे रोमांटिक पोइट्री का बहुत, जैसे जो कि अब एक पोइट्री रोमांटिक तो लिख दी जाएगी, जी अब एक्चुअल में ये सारा काम होता था राजा के इंटरटेनमेंट के लिए। जी अगर पोइट्री कोई सुनाएगा उसको कि भाई ऐसा हो रहा है, एक नायिका है वो किसी के प्रेम में पड़ गई और किसी का वेट कर रही है, वो नहीं आया तो वो नाराज हुई, तो उसने अपने गहने वगैरह जो श्रृंगार किए वो फेंक दिया। तो अलग अलग पोइट ने उसको अलग अलग, जैसे रसप्रिय है, रसमंजरी है, गीत गोविंद है, जी और इन सभी के जो राइटर हैं वो अलग अलग है, जयदेव, कांसी राम, बिहारी सस्सई और भानुदत्त। तो इन सभी रोमांटिक पोइट्री में जो हीरो है वो कृष्ण को लिया गया है और हीरोइन ऑब्वियसली राधा रहेगी, जी पर एक्चुअल में वैसा नहीं है। राधा को आप मान लो आम ह्यूमन बीइंग, ये सारी किताबें शिक्षा के लिए हैं और हमारी सामाजिक ताने बाने के साथ जुड़ी हुई हैं। ये जितनी भी रोमांटिक पोइट्री है ये ऐसा हर घर में होता है, हर जगह वो फीमेल नाराज होती है, मेल उसको मनाता है, वैसा ही उन रोमांटिक पोइट्री में। और उसका जो विजुलाइज जब किया इसको, तो उन्होंने वो कृष्ण और राधा को ही सामने रखा और सखी जो है वो गुरु के रूप में है, जो कि गुरु ही रास्ता दिखाता है परमात्मा से मिलने का, वो बस। मतलब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आधारित है। क्या बात है सर। सर जैसे कि आप काफ़ी समय से ये पेंटिंग्स बना रहे हैं सर, आपने कभी प्रदर्शनी लगाई है अपनी पेंटिंग्स की? जी ऐसा है कि मैंने प्रदर्शनी लगाई है कुछ एक जगह, जी एक्चुअली हम तो करते थे कॉपी वर्क, जी पर क्या हुआ कि जैसे कुछ एक स्कॉलर है वो कृष्णा जी को पसंद करते हैं अभी तक, और उन्होंने ऐसा बोला कि भाई एक कृष्णा प्रेमी और थे, रस खान पोइट थे, जी तो उन्होंने रोमांटिक पोइट्री इसी सीरीज में 12वीं शताब्दी में लिखी है। जी और वो उनकी पेंटिंग को विजुलाइज नहीं हुई वो, तो उन्होंने अभी 20th सेंचुरी में आके हम नए आर्टिस्टों से और जयपुर के कुछ एक आर्टिस्ट हैं उनको वो पोइट्रीज दी और उनको कहा कि भाई आप ये पेंटिंगें तैयार करो, नए आर्टिस्ट तैयार करो, वैसा कि पहले होता था, विजुलाइज करो उनको। जी जी तो हमने फिर सभी ने अपने अपने तरीके से जो जैसे अपने अपने स्टाइल में, गुरुजी बसोली स्कूल में काम करे, मेरे को कांगड़ा स्कूल पसंद है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। वो एक जयपुर से आर्टिस्ट हैं, वो जैन स्कूल में काम करते, तो उन्होंने जैन स्कूल में उसी पोइट्री का अच्छे से पेंटिंग बनाई। कुछ एक किशनगढ़ से थे आर्टिस्ट, उन्होंने अपने स्कूल में काम किया, और वो नई रसखान की जो पोइट्री थी उसको भी उन्होंने वो विजुलाइज कर दिया। सर एक चीज, उन पेंटिंग की एग्जीबिशन और वो पब्लिश्ड है, जी वो होती रहती है जी सर। आसपास। सर जैसे आपने बोला कि आप कांगड़ा शैली वाली पेंटिंग्स के ऊपर ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, सर ऐसा देखा गया है कि जो पुराने ज़माने के जो आर्टिस्ट होते थे ना इस शैली के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी तो जब वो पेंटिंग्स बनाते थे ना तो वो एक अलग ही लेवल की होती थी, लेकिन अब जो पेंटिंग्स बनती हैं वो कुछ लेवल जो है उनका, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन वो बहुत चेंज हो गया है सर। तो सर ये कैसे हुआ सर, और मतलब इसका क्या इफेक्ट है सर? जी मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो पुराने समय में जो काम हुआ है ना, वो फिगर सबसे पहले फिगर को ही लेते हैं। टेक्निक तो लगभग सेम ही है सभी की, हमारी रंग बनने की टेक्निक उनकी भी वैसी है जी, कलर भी हमारे वैसे हैं। हाँ, अब के जो नए स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ एक अलग सब्स्टिट्यूट कलर है, पोस्टर कलर है, या मार्केट में वेजिटेबल कलर मिल जाते हैं, उनसे काम कर रहे हैं। तो बोलने का ये मतलब है कि पुरानी पेंटिंगों को हम म्यूजियम में देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये फिगरें तो यार कोई 3 इंच की है या 4 इंच 3.5 इंच की है। तो अब जब नई पेंटिंगों को देखते हैं तो वो पेंटिंगों के साइज थोड़े हो गए हैं बड़े, जी वो उसमें फिगरें कम से कम 6 इंच और 8 इंच के आसपास फिगरें हैं। जी
अब उसमें उतना माइन्यूट वर्क नहीं हो सकता, और ओके फिर भी कर रहे हैं नए बच्चे। और क्योंकि क्या है कि डिमांड ऐसा ही है कि लोग ढूंढते हैं बड़ी बड़ी। अब तो ये कैनवस पर भी आना शुरू हो गया, जहाँ जी हम 5-5 फीट के कैनवस पर वो मिनिएचर पेंटिंग के सब्जेक्ट को उकेर रहे हैं, और वो चल रही है मार्केट में अच्छी। चल रही है, मार्केट में अच्छी चल रही है। ठीक सर, ठीक क्योंकि ठीक। लोग बड़े साइज के ढूंढते हैं, तो फिर लोगों ने अपना काम भी, स्टाइल भी चेंज कर दिया है। जी सर। जैसी मार्केट रहेगी वैसा काम होगा। सर जैसे भित्ति चित्र होते हैं, जैसे चंबा के कई मंदिरों की दीवारों पे या घरों की दीवारों पे वो देखने को मिल जाते हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग से कैसे डिफरेंट होते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस रहता है? चंबा में जो राजा के महल होते थे, जी उसमें आसपास की दीवारों पर और उस पर फ्लोरल डिजाइन बनने के साथ साथ और भी राजा के, जैसे इंटरटेनमेंट रूम मान लो आप जैसे चंबा का जो राजा का महल है, जी। उसमें एक रूम है हम्म, जिसमें दीवार के नीचे नीचे सारे हंटिंग के जितने भी एनिमल है पहाड़ी, जी। वो सभी के सीन दिखाए गए हैं हंटिंग के। हंटिंग के अब सीन बीच दिखाए में गए। उसमें लड़ाई के सीन बताए गए हैं, जो बसोली के राजा के साथ लड़े हैं, कांगड़ा के राजा के साथ लड़े हैं, वो सारे हैं उसकी छत पर भी। यानी कि उस कमरे में जाए तो हम उसको बस देखते रहे। देखते ही रहे हैं, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे चित्र हाँ जी, नहीं उकेरा तो होगा। भित्ति चित्र का बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जी। ये कागजों पर नहीं बनता, हम्म, ये दीवारों पर बनता है। जी उस दीवारों के बेस को कैसे तैयार किया जाता है, ये भी हमने सीखा है गुरुजी के साथ हमने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी करने को थे, क्योंकि कई मंदिरों में गुरुजी को रिपेयर करने का मौका मिला, जी। तो हमने वहाँ पर उस टेक्निक का यूज़ किया है, और वो पुरानी भित्ति चित्रों को सुरक्षित करने का काम भी किया है। सर ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे जब राजा का जो महल होता था, जैसे रंग महल, कि वहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी जिसके ऊपर ये भित्ति चित्र बने हुए थे, जो आज के समय में दिल्ली के एक संग्रहालय में उसको रखा हुआ है सर। तो मतलब उस पे ऐसा क्या बना था जो उसको उठा के दिल्ली ले गए? नहीं, एक्चुअल में ऐसे तो वो बर्बाद हो जानी थी, क्योंकि जी लोगों को पता नहीं है कि ये एक तरह से हेरिटेज है। जी हम उसको अगर वो उखाड़ते हैं जी। तो शायद हमें जेल भी हो जाए, ओके, क्योंकि अगर उसको अच्छा, वो डैमेज करते हैं तो शायद जेल भी हो जाए। ठीक तो ठीक। जब वो ये खस्ता हाल रंगमहल में गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर बहुत सारी म्यूरल्स थे, इनको म्यूरल बोला जाता है। जी जी तो जी फिर गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता जो इनको लगा कि भाई ये चीज़ें, वो उन्होंने उसको एक अच्छी टेक्निक है इनकी जी। वॉल पेंटिंगों को निकालने की, जी उसको निकाल लेते हैं जी। और फिर उसको सुरक्षित करके म्यूजियम वगैरह में रख देते हैं। म्यूजियम में रख देते हैं, मतलब कि एक हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उसको वहाँ पे रखा जी, जी, गया। जी। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मतलब मिल रही है सर, आशा करते हैं कि दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। जी, जी। सर जैसे कि आप मिनिएचर पेंटिंग करते हैं, आपने अपने गुरु से सीखी है, क्या आप इस पेंटिंग की ये जो प्रोसेस होती है या फिर इस कला को आप सिखाते हैं सर? जी जी, मैं इसको सिखाने के लिए हर वक्त उत्सुक हूँ, जी क्योंकि क्या है कि मुझे भी लगता है कि अगर मेरा स्टूडेंट होएगा तो वो मेरा भी हाथ बटाएगा। क्योंकि क्या है कि एक काम जो कि जैसे मतलब अब मैं एक मास्टर आर्टिस्ट शायद आई थिंक, क्योंकि गुरुजी से मैंने सीखा है तो जी पेंटिंगों में कमी नहीं रहने देता। जी तो मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट जो मेरा हाथ बटाए, जो थोड़ा बैकग्राउंड में रंग भर दे या जी। पेड़ों में रंग भर दे जी। या उसका तना वगैरह बनाए, जी हाँ भाई हाथ पाओ और ड्रेसेस वगैरह या एक्सप्रेशन देने का काम वो मैं खुद करूंगा। ऐसे ही पुराने गुरुजी भी करते थे, गुरुजी भी हमें पेड़ पौधे बनाने के लिए दे देते थे जी और हाथ पाँव वगैरह खुद बनाते थे। जी। तो सीखने वाले बच्चे आते हैं इंटरेस्टेड, और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ओके, ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जैसे ये जो कलाएं होती हैं, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकती है, जैसे लोग जो है ना सिखाने से परहेज करते हैं, वो मतलब अपने ही मतलब जनरेशन्स को वो नॉलेज पास ऑन करना चाहते हैं, वो दूसरों को नहीं देते हैं। तो इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आप भी इसी थिंकिंग से आगे बढ़ते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक वो ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं हूँ। जी जो ट्रेडिशनल फैमिली एक्चुअल में इन पेंटिंगों का जो मिनिएचर पेंटिंग के जो डिक्लाइन था, जी। ये इसी कारण हुआ है कि वो ट्रेडिशनल फैमिली वालों ने अपने परिवार के अलावा किसी और को नहीं सिखाया। पहले तो उन्होंने वो जो जब राजाओं का शासन था, तब तो उन्होंने दरबारी
एक तरह से दरबारी होते थे, उनको पे लगी है, उनको वो ज़मीन जायदाद मिल रही है, राजा की तरफ से काम कर रहे हैं वो। जी और जब वो राजा वगैरह का ख़त्म हो गया सिस्टम, जी तो ये आर्टिस्ट को भी कुछ नए काम धंधे करने पड़े। नए काम तो धंधे हाँ, करने नए काम जी, धंधे करने की वजह से उनके बच्चों ने भी वो पेंटिंगों में इंटरेस्ट नहीं लिया। एक काफ़ी बड़ा टाइम होने के बाद वो इतना मतलब ख़त्म होती गई सभी जगह से, क्योंकि वो जी। फैमिली वर्क किसी और को वो सिखाते नहीं थे। जो पुराने बुजुर्ग थे उनके अपने बच्चों ने सीखा नहीं, जी तो इस तरह से इसने ख़त्म होना ही था। पर हमारे गुरुजी जो थे एक हाँ, वो भी नॉन उससे थे, मतलब फैमिली उनकी बैकग्राउंड वैसी नहीं थी पेंटिंग थी। आर्टिस्टों वाली, जी पर उनमें इंटरेस्ट था। उनके इंटरेस्ट का कारण उनके गुरुजी श्री बिस्व चंद्र औरी जी थे, जी जो कि म्यूजियम में क्रिएटर थे। और एक जब वो देखते हैं कि भाई एक 14 साल का बच्चा 7वीं क्लास का वो म्यूजियम में आ रहा है और इन पेंटिंगों को बड़े ध्यान से देख रहा है, बैठा हुआ है, उन्होंने उस म्यूजियम से उन्होंने जयपुर से रंग वगैरह मंगवा के उस लड़के को दिए। उस लड़के ने वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो 3 बजे आता है, तो 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक बैठा रहता है वहाँ पर पेंटिंग काम करते करने। हैं। हाँ जी जी। जी और वो उनके सानिध्य में, अब वो स्टूडेंट कौन है, वो है श्री विजय शर्मा जी, जो कि जी। 14 साल के बाद वो निकल ही गए थे, कांगड़ा निकल गए पहले जी कांगड़ा में 3 साल लगाए, जी फिर बनारस में 6-7 साल लगाए, फिर वो जयपुर में उन्होंने 10 साल लगाए, साथ में म्यूजिक भी सीखा, साथ में मिनिएचर पेंटिंग भी सीखी। और बन्नू जी जो कि मास्टर है अभी 20th सेंचुरी के, जी उनसे सीखा है, वो रंगों वगैरह की नॉलेज भी ली सारा कुछ। और वो फिर चंबा में आए और हिमाचल में आई थिंक मिनिएचर पेंटिंग को जो कि ख़त्म थी होगी लगभग, जी उसको रिवाइव करने का सारा क्रेडिट गुरु जी को जाता है। गुरु जी को जाता है। तो सर जैसे जैसे आपने बोला कि डिक्लाइन हो गया था एकदम से मिनिएचर पेंटिंग के फील्ड का, तो मतलब इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, जैसे आपने बोला कि आपके गुरुजी ने मतलब भरपूर उसमें मतलब प्रयास किए और वो दिख भी रहे हैं उसके परिणाम, जी। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया सर? अब सरकार का ऐसा है कि जब जैसे 2014 के बाद जी जब से बीजेपी सरकार आई, हम्म, तो इन्होंने वो हैंडीक्राफ्ट और उस पर ज़्यादा जोर दिया कि बंदा जो स्वरोजगार पर चले। और ये जी। हमारे कल्चर और हेरिटेज जो है वो उसको ज़्यादा शो करने की कोशिश की इन्होंने, जी क्योंकि किसी भी एरिया को उसको उसके कल्चर और उसके हेरिटेज के बारे में जाना जाता है। जाना और वहाँ जाता पर अगर कोई काम हो रहा है ऐसा, तो एक तो इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बन गई चंबा, है। जी तो और चंबा में सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड भी है। और जी। यहाँ पर 6-7 क्राफ्ट है, जी चंबा रुमाल, मेटल क्राफ्ट, अब मिनिएचर पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, और सभी तरह के काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग स्कूल वगैरह खोले गए इसको हैं। चलाने के लिए। जी पर वो किसी कारण बस, क्योंकि क्या था कि इसमें वो स्टूडेंट की सिलेक्शन, क्योंकि ऐसे ही आ जाते थे कोई भी सीखने के लिए, जी वो क्योंकि गवर्नमेंट इसको देती थी स्टाइफन, Okay. स्टाइफन के चक्कर में आ जाते थे। इतने डेडिकेटेड नहीं हुए वो 2, 3, 4, 6 महीने के लिए सीखे हैं और फिर वो चले गए हैं। फिर वो गवर्नमेंट का प्लान फेल हो गया, जो कि गवर्नमेंट सिखाना चाहती थी कि और स्टूडेंट भी सीखें। जी पर हाँ, 10 में से एक बच्चा तैयार हो ही जाता है, हो फिर ही वो जाता इंटरेस्ट लेता है। पर अब क्या है कि इसमें समय ज़्यादा है अगर सीखने में। एक उस्ताद बनने में तो लगभग 5-7 साल तो लगने हैं। है। जी तो इतने साल वेट जब कोई करेगा तो फिर वो छोड़ देता है, फिर वो किसी और काम धंधे में पड़ जाता है। किसी और तो काम में ऐसे पड़- बहुत हुआ है, ऐसे बहुत सारे अच्छे लड़के थे। एक विदेश जो कि मेरे साथ 7 साल मेरे साथ काम किया उसने, जी और जब उसने MSc कर रखी थी, जी तो उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में कंप्यूटर वगैरह की जॉब मिल गई, तो उसने छोड़ दिया वो काम। अब उसको बरस में आता, वो इतना चाहता उसका। ओके एक वो अभिषेक नाम का लड़का था, वो जो कि गुरुजी के साथ मेरे साथ रहा 6 साल। जब मैं काम कर रहा था, मैं विदेश और अभिषेक तीनों काम कर रहे थे, और हम तीनों स्टार थे। मतलब एक से एक कंपटीशन, जब कंपटीशन अच्छा होता है तो काम सभी का निकलता है। बिल्कुल सर। तो ये काम कर रहे थे, वो अभिषेक को भी जॉब लग गया, तो उसने भी हाथ सिखाना बंद कर दिया। ओके अब मैं तो जॉब के पक्ष में था ही नहीं, क्योंकि मैं था आर्टिस्ट, और जी। मतलब किसी और का नहीं चाहिए, कोई किसी के जॉब नहीं करना नहीं चाहिए, अपनी मर्जी का है काम करे, और आज जब नहीं है तो नहीं करे। तो काम तो मेरे को रोज करना है, डेली। तो इस तरह से ये चलता रहा। मुझे तो वो चलता रहा, और गुरुजी के साथ मैंने रहा हूँ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ सीखना है।
मेरे को हर एक स्टाइल, हर एक स्कूल, इतने सारे स्कूल जयपुर के हैं, राजस्थान के, राजपूताना स्टाइल जो है, पहाड़ी और राजस्थान अलग अलग है जी। तो वहाँ पर जो स्कूल हैं वो बूंदी की क्या खासियत है, कोटा पेंटिंग की क्या खासियत है, बसोली पेंटिंग की खासियत क्या है, वो सभी पेंटिंगें जब मौका लगा तो मुझे वो गुरुजी से सीखने को आसानी से गुरुजी ने मेरे को बताया कि ये स्पेशली है। वो पुरानी पेंटिंगों को एकदम कंप्यूटर में ऐसे मतलब जूम करके दिखाते हैं कि इसका हाथ देख, इसका ये देख, इसकी लाइन देख, इसका फेस देख, इसकी आंखों के अंदर की लाइनें देखो कैसे है। तो वो ऐसे ऐसे करके स्टडी जी किया सर। है। सर मतलब आपके हिसाब से ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि जो आजकल का जो यूथ है ना उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट बने? जी एक तो यूथ को ये सलाह है कि वो कम से कम सीखे, बेसिक ना, पर अपने कल्चर को जाने, उसको देखें, उसको पहचानें, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखें। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई पूछता है कि भाई क्या है आपके चंबा में, तो आप क्या बताएंगे? पेड़ पहाड़ वो सभी जगह होते हैं, पर खासियत क्या है? खासियत है कि हमारा कल्चर, हमारे कल्चर में जो हमारे हेरिटेज हैं उनको हम दिखाएंगे। तो यूथ से यही है कि अपने कल्चर को जाने, पहचाने, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखें जी। और सीखना है तो आए। सीखना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम कोई ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं है और ना हम छिपाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीखने वाला अगर आएगा तो वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको 2 या 3 साल देने हैं कम से कम, और 3 साल देना किसी के बस की इतनी बात नहीं होती। डेडिकेशन पूरी चाहिए, डेडिकेशन पूरी चाहिए उसके लिए। जी सर, 3-4 साल जो टिकेगा, बिल्कुल, क्योंकि कमाई तो तभी बाद में शुरू होगी जब उसकी अच्छी पेंटिंग बननी शुरू होगी, बिल्कुल। तो उसको अपने आप से फिर इनकम बनती है। सर ऐसा देखा गया है कि ये जो मिनिएचर आर्ट की जो वैल्यू है वो फॉरेनर्स ज़्यादा समझते हैं। जी वो जब भी आते हैं वो खरीद कर लेके जाते जी हैं। जी। जैसे आम तौर पर, मैं आपसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट मेरे को एस्टिमेट बताइए, आम तौर पर ऐसी पेंटिंग जो मिनिएचर पेंटिंग होती है वो कितने रुपए में बिक जाती है? जी आपने पूछा वो मिनिएचर पेंटिंग जी भी फॉरेनर, जी तो विदेशियों का ऐसा कहना है कि जो मिनिएचर पेंटिंग जो म्यूजियम में लगी है उनको तो आप सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जी। वो भी शीशे के वो रहती है परे, जी जी, आप उससे हाथ नहीं लगा सकते। जी सर। और उनकी वैल्यू है करोड़ों में। ओके, करोड़ों में वैल्यू है, क्योंकि वो पीछे भी अभी एक बसोली स्कूल की पेंटिंग मिली थी, उनको उसको 2 करोड़ में बिकी। वो 6x कुछ थी, 6x8, 2 करोड़ में बिकी। 2 करोड़ में बिकी। जी। गुरुजी उसका वो उसको ऑथेंटिकेट करने गुरुजी गए थे नेशनल मस्जिद दुबई में। जी। अब किसी को उसी की रेप्लिका मिल जाती है। 2 करोड़ की जो पेंटिंग है, या क्योंकि कईयों ने तो कॉपीराइट ले रखा है, पर मैक्सिमम जितने भी म्यूजियम में पेंटिंगें हैं एक्चुअल में वैसी नहीं बन सकती। हम उससे छोटी या बड़ी कर देते हैं, पर एक रेप्लिका तैयार करते हैं। रेप्लिका तैयार करते हैं जी। वो रेप्लिका अगर उसको 20-25-30 हज़ार में मिल जाती है, क्योंकि इतना समय भी लगा होता है, 10 दिन लग जाए। अब कोई नेशनल बॉडी जब 10 दिन काम करेगा तो वो अपना रेट रखेगा। बिल्कुल। अगर कोई न्यूली 2-3 साल जो सीखा हुआ है वो काम करेगा उसी पेंटिंग पर, तो वो अपना रेट रखेगा। शायद 5,000 में भी उसको दे दे, 3,000 में भी दे दे, वो उसके बनाने पर है और वो बिकती हैं। तो मतलब आपकी बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड के अंदर अपनी डेडिकेशन दे, अपने एफर्ट्स दे और मेहनत के साथ अगर वो काम करे तो एक अच्छी आजीविका भी वो कमा सकता है, और साथ में जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो भी बची रहेगी। वो बची रहेगी। सर बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है सर। हम तो चाहते हैं कि ये कन्वर्सेशन और आगे बढ़े, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करना होगा। लेकिन एक वादा हम आपसे लेंगे कि अगर आप दोबारा से हमें समय देंगे, जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम और जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। जी बिल्कुल, मुझे खुशी होगी जी। सर बहुत अच्छी हमें एक क्लैरिटी मिली है, हमें अपने कल्चर को जानने का मौका मिला है। एज ए इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, मैं चंबा से हूं, और जिस तरीके से आपने ये चीज़ें बताई हैं सर मुझे भी पता नहीं थी, तो मुझे भी सर एक इंटरेस्ट जाग रहा है इन चीज़ों के बारे में जानने का। जी। तो सर आशा करता हूं कि हमारी जो ऑडियंस जो इसे देख रही है इस पॉडकास्ट को, उन्हें भी ऐसा लगता हो और सब लोग अपनी रूट्स के साथ जुड़े। जी सर हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है
तो कृपया करके इसे शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी असली वैल्यू हम लोगों को या बाहर के लोगों को पता चलती रहे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये पॉडकास्ट आपको यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर अवेलेबल होता है, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी पे भी इसको देख या सुन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अंत में जाने से पहले ये ज़रूर कहेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप जो भी सजेशंस देते हैं उसे हम बारीकी से जांचते हैं और अपनी अगली वीडियो में जो है उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।